एक लड़का जो पढ़ाई में काफ़ी तेज होता है लेकिन अपने घर की माली हालत को देखते हुए वह 10वीं की पढ़ाई कर छोड़ देता है। अपने घर की माली हालत को ठीक करने के लिए वह अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाता है और एक स्पोर्ट फैक्ट्री में काम करने लगता है। वह जितने भी पैसे कमाता वह भेज दिया करता अपने माता पिता के पास कुछ पैसे रखा कर। अभी साल भी सही से नहीं गुजरे होंगे कि उसकी जो बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। जब पुलिस इसकी जांच करती है तो ऐसी सी चीज़ों का खुलासा होता है जिसे वहाँ के जब लोग सुनते हैं, गांव के जब लोग सुनते हैं तो सभी के पैरों तले जमी खिसक जाती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराधी। बिहार बिहार का एक अररिया जिला पड़ता है। उसी जिला के रहने वाला एक सागर जो पढ़ाई में काफ़ी तेज होता है लेकिन घर की माली हालत को देखते हुए वह शहर कमाने के लिए सोचता है और वहाँ से निकल जाता है। सीधे वह दूसरे शहर पहुंच जाता है, लुधियाना। वहाँ पर वह एक स्पोर्ट फैक्ट्री में काम करने लगता है और लुधियाना के ही पाली बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर वो रहने लगता है। कुछ दिन बीतते हैं तो अपने भाई सरवन को भी वह बुला लेता है और उसी फैक्ट्री में दोनों मिलकर भाई काम करने लगते हैं। 9 फरवरी 2017 का दिन था। शाम के 6 बज रहे थे। दोनों भाई काम कर वापस रूम पर आते हैं तो सरवन खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। तभी सागर कहता है कि भाई मैं छत पर थोड़ा जा रहा हूँ घूमने के लिए, वहाँ पर घूमूंगा, तुम खाना पकाओ। 1 घंटे बीत जाते हैं। सरवन खाना बनाकर अपने भाई को खाने के लिए बुलाने के लिए रूम से निकलता है तो देखता है कि छत पे से संतोष जो है वह दौड़ता हुआ नीचे आ रहा है और चिल्ला रहा है, सरवन सरवन। वो आकर कहता है कि तुम्हारे भाई को छत पर किसी ने हत्या कर दी है। सरवन ये बातें सुनता है तो वह दौड़ता हुआ सीढ़ियों के माध्यम से तुरंत छत पर पहुंचता है तो देखता है कि उसका भाई जो कि वहीं पर पड़ा हुआ है और चारों तरफ जो कि खून के बिखरे हुए हैं। तुरंत वो जल्दबाजी में अपने भाई सागर को गोद में उठाता है और तुरंत पास के ही हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करा देता है। भर्ती कराने के बाद जो डॉक्टर होते हैं उसे चेक करते हैं तो उसे कहते हैं कि वह यहाँ आने से पहले ही वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। जो डॉक्टर वहाँ के होते हैं वह पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस भी आती है, सागर के बॉडी के पास जाती है तो देखती है कि सागर के शरीर पर कई सारे वार किए हुए हैं तेजदार हथियार से और उसके गले पर भी जो कि वार किया हुआ है। ये देखकर वह पुलिस तुरंत वहां से निकलती है और अपने अंडर वह बॉडी को ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वह जो सागर का भाई सरवन था वो बताता है कि हम दोनों भाई शाम को करीब 6 बजे हम लोग ड्यूटी कर घर अपने रूम पर खाना बना ही रहे होते हैं कि मेरा भाई कहता है कि मैं छत पर घूम कर आता हूँ तो तुम खाना बनाओ। जब मैं खाना बनाकर लोग ने उसे बुलाने के लिए जा ही रहा होता हूँ, करीब 1 घंटे हो चुके थे, वह नहीं आ रहा होता है, तो रूम से अपने बाहर ही निकलता हूँ कि तभी जो कि संतोष ऊपर से आता है और कहता है कि तुम्हारे भाई को किसी ने हत्या कर दी है। ये सुनकर मैं सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाता हूँ, अपने भाई को देखता हूँ कुछ चारों तरफ खून लगे हुए थे और मैं अपने भाई को उठाता हूँ और तुरंत हॉस्पिटल में लेकर चला आता हूँ। पुलिस सरवन की बातों को सुनती है और तुरंत घटना स्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि सीढ़ियों पर कई जगह खून के धब्बे लगे हुए हैं और वह छत पर जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पर भी कई सारे जगह पर खून के धब्बे लगे हुए थे। पुलिस वहां पर काफी देर तलाश करती रहती है सबूतों की, लेकिन वहां पर पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। पुलिस वहां से बाहर निकल ही रहा होता है कि देखता है गेट पर करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा साइकिल लगी हुई है। पुलिस ये देख चौंक जाती है और तुरंत उस बिल्डिंग के मालिक को बुलाने के लिए कहती है। वहाँ के जो लड़के थे वह तुरंत सरवन जो जाता है और अपनी मालिक को बुला कर लाता है, जो सामने ही किराने का दुकान किया हुआ था। उसके बिल्डिंग में जो भी लड़के रहा करते थे वह सभी उसके दुकान से सामान खरीदा करते थे। उस बिल्डिंग का मालिक आता है तो पुलिस पूछना शुरू करती है कि आखिर तुम्हारे बिल्डिंग के सामने इतनी सारी साइकिलें क्या कर रही है। उस बिल्डिंग का जो मालिक था वह कहता है, साहब इस मकान में 30 कमरे हैं और जो ज़्यादातर जो इस यहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं वह बिहार के हैं जो लोकल में यहीं पर काम किया करते हैं। पुलिस उसकी बातों को सुन रही थी और इधर उधर ताक रही थी तो उसे एक चाबी पर नजर पड़ती है। वह चाबी को उठाता है, फिर वहां से जो उन सब की बातों को सुनकर वह वहां से निकलता है और थाने पहुंच जाता है। थाने जाने के बाद वह उस केस के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी दिमाग ठनकती है और अपने पूरी टीम के साथ फिर से घटनास्थल पर पहुंचती है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उस मालिक को भी बुलाया जाता है और घर के में जितने भी प्रवासी मजदूर थे सभी को बाहर बुलाया जाता है। सभी मजदूर बाहर आते हैं और पुलिस जो होती है कहती है अपनी अपनी जो साइकिलें हैं वह यहाँ से हटाओ। सभी साइकिलें अपने अपने हटा लेने के बाद एक साइकिल जो थी वहीं पर
रह जाती है। पुलिस कहती है आखिर ये साइकिल किसकी है? तो वहाँ पर सभी जो मजदूर थे वह कहते हैं कि ये साइकिल हम लोगों में से किसी की नहीं है, जो ये पहली बार हम लोगों ने ये साइकिल देखी है। पुलिस अधिकारी जो था वह अपने कांस्टेबल को चाबी को देता है और कहता है साइकिल के ताले को खोलो। वह कांस्टेबल जाता है, साइकिल के ताले को खोलता है तो वह ताला खुल जाता है। इतना होने के बाद जो पुलिस थी वहाँ पर और जांच करनी शुरू कर देती है, तो तभी वहीं पर जो कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उस पर नज़र चली जाती है, क्योंकि जो मकान मालिक था वह एक निचले फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा को लोग लगाए हुए था कि जो कि ताकि कोई भी आए और जाए तो वह देख सके कि कब कितने बजे कौन सा जो प्रवासी मजदूर है आता है और जाता है। तुरंत जो होती है उस मकान के मालिक को बुलाती है और कहती है सीसीटीवी कैमरे के जितने भी फुटेज है उस दिन का वो हमें निकाल कर दो। जितने भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे फुटेज वह सभी पुलिस को दे देती है। पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को लेती है और थाने पहुंचती है और देखना शुरू कर देती है। उस सीसीटीवी कैमरे में देखती है कि जिस टाइम वह सरवन बता रहा था कि उसके भाई की हत्या की गई है, उसी टाइम एक लड़का है जो जल्दबाजी में आता है और वह साइकिल जो कि गेट पर लगाता है और अंदर चला जाता है। कुछ देर बीतने पर ही वह बाहर आता है, जल्दबाजी में वह साइकिल निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन साइकिल उसकी फंस जाती है वहीं पर कई साइकिलों के बीच। तो वह जल्दबाजी में वहां से जाने लगता है। वह जेब में अपनी चाबी को रख ही रहा होता है कि लेकिन चाबी जो वहीं पर गिर जाती है। ये देखकर पुलिस जो होती है तुरंत सरवन को बुलाती है और सरवन को उस फुटेज को दिखाया जाता है। तो सरवन उसी कैमरे में दिख रहे लड़के को पहचान लेता है, तो कहता है साहब ये तो मेरा चचेरा भाई है जो कि इस सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है। पुलिस जब ये बातें सुनती है सरवन की, तो पुलिस पूछना फिर से शुरू करती है कि उस दिन बताओ कि जिस दिन तुम्हारे भाई की हत्या हुई थी उस दिन यह तुमसे हाल चाल पूछने आया हो या फिर कोई काम से तुमसे मिलने आया हो। लेकिन जो सरवन था वह कहता है कि साहब ये जो है सागर से हम लोग के बहुत पहले झगड़ा हुई थी, हम लोग इसी के साथ रहा करते थे, लेकिन झगड़ा होने की वजह से हम लोग अलग रहने लगे। लेकिन जब से हम लोग एक दूसरे के रूम पर नहीं जा रहे होते हैं, ना ही कोई मतलब थी, हम लोग अपने अपने काम में बिजी रहा करते थे। पुलिस जब इसकी बातों को सुनती है तो तुरंत वहां से सरवन को लेकर और अपनी टीम को लेकर आलोक के जो कि उसका चचेरा भाई था सरवन का, सागर का, वह तुरंत वहां पर पहुंचती है और आलोक को गिरफ्तार कर लेती है। आलोक को गिरफ्तार कर लेने के बाद थाने लाती है और उसे पूछताछ करना शुरू करती है। आलोक तो पहले इधर उधर की बातें करता है, लेकिन कहता है कि मैं उस दिन यहाँ पर नहीं था, ना ही मैं सरवन के यहाँ कभी जाता हूँ। वह बार बार इधर उधर की बातें करता हुआ जा रहा था। पुलिस जो थी आलोक की बातों को सुनकर वह समझ गई कि आलोक ने ही जो सागर के साथ कुछ किया है। उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को आलोक को दिखाया जाता है, तो आलोक के सामने कोई रास्ता नहीं बचता बताने के सिवा। तो आलोक बताना शुरू करता है कि साल 2016 में वह लुधियाना आया था और लुधियाना आने के बाद वह स्पोर्ट फैक्ट्री में काम पर लग गया था। धीरे धीरे मेरी वहाँ पर इतनी जमने लगी कि मुझे वहाँ पर ठेके का काम मिलने लगा। ठेके का काम मिलने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत थी, तो मुझे ज़रूरत होने पूरा करने के लिए अपने गांव से ही कुछ लड़कों को लाना पड़ा। उसमें जो मेरा भाई चचेरा भाई जो था सागर, वह भी मेरे साथ आता है। तो जो सागर था वह मेरे साथ ही रहने लगता है। हम लोग दोनों मिलकर काम कर रहे थे, मैं ठेकेदारी करता और वह जो था वह वहीं उसी में काम किया करता। वो अच्छे खासे पैसे कमाता और जितने भी पैसे कमाता वह अपने घर पर हमेशा टाइम पर पैसे भेज दिया करता था। दिन हम लोग का ठीक से चल रहा होता है, फिर धीरे धीरे वह अपने भाई छोटे भाई को सरवन को भी बुला लेता है और हम लोग तीनों मिलकर काम करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग को बीच खाना बनाने को लेकर बार बार झगड़ा होने लगता था। इस बात को लेकर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना जब ये मेरे भाई हैं तो मैं अपनी पत्नी को यहाँ पर बुला लेता हूँ, वही खाना बना कर देगी और हम लोग ड्यूटी किया करेंगे। 5 जून 2016 को मैं अपनी पत्नी को यहाँ बुला लेता हूँ और जो एक मेरी बेटी थी वह अपनी दादा दादी के पास रह जाती है। उसके आने के बाद खाना पीना का जो दिक्कत था वह खत्म हो चुका था। हम लोग अच्छी तरीके से ड्यूटी कर रहे होते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे जो सागर था वह अपनी भाभी को, वह क्योंकि भाभी मेरी पत्नी लगती थी, तो इस कारण से वह बार बार मजाक किया करता था। मजाक करता, मेरे सामने भी वह मजाक करता हुआ रहता है, लेकिन मुझे जरा सा भी बुरा नहीं लगता। मैं सोचता कि जब वह मजाक करने को लगती है तो वह मजाक करता है। लेकिन धीरे धीरे वह मजाक का जो सिलसिला था, मजाक से बदलते बदलते वह दोनों इतने नज़दीक आ गए कि सारी मर्यादाओं का जो सीमा होता है
वो पार हो गया। ऐसे सिलसिला था वह हर दिन होने लगा था। मैं समझ नहीं पाता कि जो सागर है वह ड्यूटी जाता है और कुछ न कुछ बहाने मारकर वह हमेशा हम लोगों से पहले रूम पर आ जाया करता है। मैं सोचता कि शायद इसे काम में सही से मन नहीं लग रहा, इस कारण से वह ड्यूटी पर से समय से पहले घर पर अपने चले आता है। जो कि एक दिन वह बीमारी का बहाना बनाता है और रूम पर ही रह जाता है और मैं और सरबन जो कि काम पर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद मुझे जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि तबीयत खराब होने लगती है, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना घर जाना चाहिए। मैं वहाँ से निकलता हूँ और अपने रूम के पास पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ है। मेरे पास डुप्लीकेट चाबी थी, डुप्लीकेट चाबी से उस दरवाजे को मैं खोलकर जब अंदर पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि सागर और जो मेरी पत्नी है वह आपत्तिजनक स्थिति में है। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं अपने गुस्से को काबू कर दोनों के पास पहुँचता हूँ और दोनों को डाँटने फटकारने लगता हूँ। तो वह दोनों जो होते हैं वह माफ़ी माँगने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, जो मुझसे गलती हुई है, मैं ये नहीं करना चाहती, मैं आज दिन के बाद ऐसा नहीं कुछ करूँगी। दोनों मिलकर मेरे पैरों में पड़े थे, इसलिए मैं वहाँ पर चुप हो जाता हूँ और दोनों को माफ़ कर देता हूँ और मैं उसे कह देता हूँ कि ये चीज़ें हैं जो दोबारा नहीं होनी चाहिए। इतना होने पर भी सागर और मेरी पत्नी जो कि वही रिश्ते में जुटे हुए थे। दिन ऐसे ही कट रहा था, जो कि एक शाम को जब हम लोग खाना खाकर छत पर सोने के लिए चले जाते हैं, गर्मियों का दिन होता है, हम लोग तीनों मिलकर छत पर सोए हुए रहते हैं। काफ़ी रात को जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं पाता हूँ कि वहाँ पर जो सागर नहीं है। मेरे दिमाग में ठनकती है कि कहीं सागर फिर से मेरी पत्नी के पास तो वह नहीं पहुँच गया। ये सोचकर मैं सीढ़ियों के माध्यम से हल्के पाँव से जब नीचे आता हूँ तो देखता हूँ कि दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है। ये देखकर मैं अंदर जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि सागर और मेरी पत्नी जो है फिर से आपत्तिजनक स्थिति में वो दोनों हैं। ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। मैं अपनी पत्नी और सागर को जो कि डांटने फटकारने लगता हूँ, उसे मारपीट करना शुरू कर देता हूँ। अगली सुबह जब होती है, सागर और उसके भाई सरवर को मैं अपने रूम से निकाल देता हूँ और उसे धमकी देता हूँ कि अगली बार से तुम कभी भी मेरे रूम पर मत आना। इतना कहने के बाद मैं उसे दोनों को जो कि जितना सामान था सब दे देकर वहाँ से चले जाने को कहता हूँ। वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जो कि पाली बिल्डिंग में आकर तीसरे फ्लोर पर वह रूम ले लेते हैं। सागर हम लोगों से अलग होने के बाद भी वह मेरी पत्नी से बार-बार फ़ोन पर बातें किया करता। मैं अपनी पत्नी को भी काफ़ी समझाता, लेकिन वो भी समझने को तैयार नहीं थी। मैं उसे अपनी पत्नी को लेकर फिर से गाँव पहुँच जाता हूँ, गाँव में उसे छोड़ने के लिए। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे कई गाँव वालों से सुनने को मिलता है, जो सागर है वह गाँव में भी कई लोगों को बता चुका है कि आलोक की पत्नी से मेरा लव अफेयर है। ये बातों को सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आने पर मैं वापस जब लुधियाना आता हूँ तो बाज़ार जाकर एक धारीदार चाकू खरीदता हूँ और अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। रख लेने के बाद मैं सागर के पास कॉल करता हूँ और कहता हूँ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कि तुमसे कुछ बातें करनी है। सागर कहता है ठीक है, मैं अपने रूम पर ही हूँ, जो तुम चले आओ, तो छत पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। मैं जाता हूँ और साइकिल को वहीं पर लगाकर मैं छत पर सीधे चले जाता हूँ। जो सर्वेंट था वो अपने रूम में खाना बना रहा होता है। मैं वहाँ से तेज़ी से पार होता हूँ और छत पर जाता हूँ। छत पर जाने के बाद सर्वेंट जो था वह मेरी पत्नी से फिर से बातें कर रहा था और गंदी-गंदी बातें करता हुआ जा रहा था। मैं वहीं पर रुक कर सारा चीज़ को सुन रहा होता हूँ कि मेरी पत्नी से वह क्या-क्या बोल रहा है। तो काफ़ी देर सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे इसे ही ख़त्म कर देना है या फिर खुद ख़त्म हो जाना है। इतना होने के बाद मैं सागर के पास जाता हूँ, वहाँ पर भी पहले समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह मेरी पत्नी को लेकर गंदे-गंदे शब्द बोलना शुरू कर देता है। मुझे रहा नहीं जाता है, मुझे जो गुस्सा का जो सीमा था वह पार हो जाता है और मैं वहीं पर चाकू को निकालता हूँ अपने पॉकेट से और उस पर चलाना शुरू कर देता हूँ। चलाने के बाद मैं वहाँ से तुरंत जल्दबाजी में वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन मेरे हाथ को पकड़ लेता है, मुझे भागने नहीं देता है। फिर भी मैं किसी तरह से उसके हाथ को छुड़ाता हूँ और वहाँ से जल्दबाजी में नीचे आता हूँ और साइकिल अपनी निकालने की कोशिश करने लगता हूँ। मेरी साइकिल जो थी कई साइकिलों के बीच वहाँ फंसी हुई थी। मैं पूरी निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साइकिल वहाँ से नहीं निकलती है, तो मैं वहाँ से दौड़ता हुआ भाग जाता हूँ। पुलिस उसकी बातों को सुनती है और उसके ही बातों को सुनकर कोर्ट में पेश करती है और जो कि आलोक को उम्र कैद की सजा होती है। सो दोस्तों, दोनों में किसकी गलती थी? सागर जो मना करने पर भी आलोक के उसकी पत्नी के पीछे पड़ा हुआ था, या फिर आलोक की गलती थी जो वह पुलिस थाने न जाकर वह खुद फैसला लेता है और जाकर वह सागर को ही इस दुनिया से अलविदा कर देता है? आपको किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा।
फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।